नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब बेटे बहुओं ने पहुंचाई स्वाभिमान को ठेस, तो माँ ने किया ऐसा कारनामा कि बहू बेटों की अक्ल ठिकाने आ गई। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मुन्नी को ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा सुरेश अपनी माँ सुनीता देवी पर भड़कते हुए बोला तो वह चौंक गई और बोली, पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया मुन्नी को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो। इतने में उनकी बड़ी बहू श्वेता बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी, आज सुबह से आपकी गांव की भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है। हम उसे इतने महंगे इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो सके। लेकिन आप हैं कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरने पर तुली हुई हैं। सुनीता देवी जी हैरानी से बेटे और बहू की बातें सुनती जा रही थी और इतने में बहू अपने पति सुरेश से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गवारों वाली भाषा तो हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। न जाने इसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं मैंने। अपनी माँ से कहिए जरा दूर ही रहे हमारी बच्ची से। सुनीता देवी जी काफी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनती जा रही थी। बड़ी बहू तीर के समान चुभने वाले शब्द लगातार बोलती जा रही थी और बड़ा बेटा सुरेश सामने चुपचाप खड़ा था, या यूं कहूं कि अपनी पत्नी के व्यवहार को सहमति दे रहा था। 6 महीने पहले ही पति के देहांत का गम सह रही सुनीता जी आए दिन अपनी बहुओं के तानों का शिकार बनी रहती हैं। सुनीता जी के 2 बेटे और बहू हैं। बड़े बेटे सुरेश की एक बेटी है जिसे सब लोग प्यार से मुन्नी बुलाते हैं, और छोटे बेटे रमेश की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। हुआ यूं था कि सुनीता देवी जी अक्सर काम करते हुए अपने गांव के लोकगीत गुनगुनाया करती थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपनी बचपन की यादें ताजा कर लिया करती थी। एक दिन गुड़िया ने अपनी दादी को यह गीत गाते हुए सुन लिया और तोते की तरह कुछ शब्दों को रट लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। दरअसल यह मुद्दा तो केवल एक बहाना था, अपनी सास पर रौब जमा कर रखने के लिए। बहू जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, इसीलिए उन्हें दबाकर रखने के लिए वह आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी और सुरेश को हमेशा अपनी पत्नी की ही बातें सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद सुनीता जी अपने होठ सीकर रहना ही उचित समझती थी। वैसे यह पहली बार नहीं था जब सुनीता जी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिली हो। कारण था कि सुनीता जी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपर से गांव में रहने के कारण उसकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव भी था। शादी के कुछ वर्षों बाद उन्हें अपनी नंदों से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी श्वेता सुनीता जी की बहू बनकर घर में आई, उसके बाद से ऐसे ताने देने का मोर्चा बहू ने संभाल लिया। ऐसे ही सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते सुनीता जी का आत्मविश्वास भी कम हो गया। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी वह खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? छोटे से गांव के साधारण से परिवार से संबंध रखती थी सुनीता देवी, जिनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का भी बोझ पड़ा था। परिवार पर घर की मुखिया दादी थी। पिताजी
दादी की हर बात मानते थे, तो माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चलता था। माँ को तो कुछ कहने का अधिकार कभी था ही नहीं। माँ पिताजी को वही करना होता था जो दादी कहती थी। 3 बहनों का जीवन भी दादी के ही इशारों पर चलने लगा। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना सुनीता का बचपन से ही सपना था, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी का फरमान आ गया कि पढ़ाई लिखाई बंद करके अपने घर के काम करो। लेकिन वह पढ़ना चाहती थी। वह बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। सुनीता जी ने कहा तो तीर भरे स्वर में दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सिर पर बैठ गई हो, और ज्यादा पढ़ गई तब तो जाने क्या करोगी। सुनीता के तमाम विरोध के बावजूद पिताजी ने वही किया जो दादी ने कहा। आत्मनिर्भर बनने की बात को यह कहकर रफा दफा कर दिया गया कि अब अपने घर में ही पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर बनना। सुनीता जी अवाक रह गई थी, यह सोचकर कि यह घर किसका है जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ अब मैं रह रही हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई की जिद थी सुनीता जी में, तो अपनी सहेलियों से ही किताबें मांग कर लाती थी और छुप छुप कर पढ़ाई कर लेती। भले ही 12वीं पास ना कर सकी, लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया था। महज 18 साल की उम्र में उनका विवाह बड़े शहर के एक परिवार के 30 साल के लड़के से कर दिया गया। सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़ी लिखी जेठानी और स्नातक पास नंद है। उसे अपने से कमतर समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, यह कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जेठानी को सहेलियों से अंग्रेजी में बात करते देखा तो फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पतिदेव ने फॉर्म भर दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं में पास होने के बाद मन खुश हो गया कि आगे पढ़ने को मिलेगा, तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सासू माँ ने साफ निर्देश दे दिया कि अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो, पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा सुरेश पैदा हुआ तो 1 वर्ष के बाद छोटा बेटा रमेश भी इस दुनिया में आ गया। तो पतिदेव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तब तुम सारे ख्वाब पूरे कर लेना। सुनीता जी ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीढ़ी जो बनी थी, धीरे धीरे अपने ख्वाबों को तो जैसे भुला ही दिया था। आज जब सुनीता जी ने बेटे बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी तो उनका धीरज भी जवाब दे गया। अकेले में जाकर खूब रोई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को सुनीता जी खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो भीड़ में से अचानक एक आवाज उनके कानों से टकराई, सुनीता, ओ सुनीता। सुनीता को यह स्वर कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर से ऐसा बोली, रमा। पीछे मुड़कर देखा तो रमा ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर सुनीता जी बच्चों की तरह चहक उठी। चल चल पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, रमा ने कहा। इतने सालों बाद तू यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। सुनीता, मेरी यहाँ की गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, सो मेरे पति ने भी यहीं पर ट्रांसफ़र करवा लिया और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं। दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? सुनीता, बहुत बड़े ख्वाब थे तुम्हारे,
कहीं नौकरी कर रही हो या फिर बिजनेस? रमा द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर सुनीता जी अचानक ठिठक गई। सोचने लगी, क्या ख्वाब भी थे? मेरा फिर याद आया, हाँ, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे। मेरी इन आंखों में सोचते सोचते आंखें आंसुओं से भर गई और रूंधे गले से बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति अब नहीं रहे रमा। 6 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। यह बात सुनकर रमा को झटका लगा। सुनीता जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए उसके गले लग गई। कुछ देर बाद रमा ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में क्या सोचा? अपनी पढ़ाई करके शिक्षिका बनना चाहती थी। मैं शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी। शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने को कह दिया। अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहुओं के इशारे पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी कर रही हैं तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ गंवार का तमगा मेरे सिर पर लगा है, वो अलग। अब तो उम्र भी बीत गई है। इस उम्र में तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती ना। ख्वाब पूरे न कर पाने की वर्षों पुरानी इच्छा आज सुनीता जी के आंसुओं के जरिए बाहर आ निकली। रमा अवाक रह गई और हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों? अभी कौन सा समय बीत गया और क्या हुआ तेरी उम्र को? लेकिन रमा, अब अपने ख्वाब पूरे करने निकलेंगे तो सबसे पहले तो घर के लोग ही मुझ पर हंसेंगे और जग हंसाई होगी तो अलग। सुनीता, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की बात सोच कर वह कर जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है। यह बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सुनीता जी अपने अंदर की उस चुलबुली और बेबाक लड़की को जगा जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तू आज भी वह सब कुछ कर सकती है जो उस समय कर सकती थी। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन तुम हिम्मत रख कर बैठी रहना, हार कभी मत मानना। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रमा ने सुनीता जी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेस का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने सुनीता जी में जैसे नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़प भी बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पंख लगाने का, कहते हुए सुनीता जी ने अपने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा, दोनों बेटे सुरेश और रमेश घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोई घर में खाना पका रही थी। शॉपिंग बैग को एक तरफ रखते हुए सुनीता जी ने उसी समय बात करने की ठानी और आकर उन लोगों के साथ बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं पर बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे सुनीता जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है आपको? बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। माँ, साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैंने तय कर लिया है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सुनीता जी ने अपनी बात रखी तो सब हैरान हो गए। मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक पाल लिया है आपने सासू माँ? यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? कुछ तो सोच लिया, सोचकर बोला कीजिए। बहू तंज कसने के इरादे से बोली। माँ, आप ठीक तो हो या कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? त्योरियां चढ़ाते हुए बड़ा बेटा बोला। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह क्या तरीका हुआ बात करने का? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में
और यदि मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? इसमें सही भी क्या है माँ? रमेश की आवाज आई। आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वह मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त, वह लोग तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी, ताना कसते हुए बोली, माँ जी, अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई है और आपको यह सब करने की सोच रही है? और यदि यह सब कारनामे करने ही हैं तो कहीं और जाकर कीजिए, इस घर में यह सब नहीं चलेगा। बेटे बहू ने अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चलते बने। सुनीता जी यह सब सुनकर शांत बैठी रह गई, लेकिन इस बार उन्होंने अपने मन में ठान लिया और बेटे बहुओं के फरमान को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वह हमेशा की तरह दब गई तो सिर्फ सोचती ही रह जाएंगी जिंदगी में कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पाई। सुबह तक सुनीता जी ने सोच लिया कि उन्हें अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो सुनीता जी भी कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर रमा वर्मा। मन ही मन सोचने लगी, कितना गर्व महसूस करती होगी रमा अपने आप पर। इतने में गार्ड आकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल से मिलना है, सुनीता जी ने कहा तो गार्ड उन्हें ऑफिस में ले गया। सुनीता जी को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते देख रमा बहुत खुश हुई। सुनीता जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन जब सुनीता जी ने अपनी सहेली से कहा कि घर घर के हालातों के कारण मैं प्रतिदिन क्लासेस अटेंड करने नहीं आ पाएगी, तो रमा कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उसके बाद तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहने लगी, इसका भी हल है मेरे पास। जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ सकते, उन्हें हम वीडियो के जरिए लेसन उपलब्ध करा देते हैं। कल से रोज की कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही सुनीता जी ने बेटे बहुओं के जाने के बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन सुनीता जी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालती थी। दोनों बहुओं को कभी कभी कुछ शक भी होता था कि माँ जी ने मोबाइल फोन के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है। समय समय पर रमा भी फोन करके सुनीता जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। पढ़ाई करते करते अब सुनीता जी में भी आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बीतने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज सुनीता जी कुछ बेचैन सी थी, क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। रसोई घर का काम करते करते सुनीता जी इसी बारे में सोच रही थी। इतने में रमा का फोन आया। सुनीता जी, सुनीता, तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दी। ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। सुनीता, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपनी जैसी अन्य औरतों के लिए एक उदाहरण भी पेश किया है। सुनीता जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर लाई। देखा, अखबार में प्रथम पृष्ठ पर उनकी फोटो के साथ हेडलाइन लिखी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। आप जिस उम्र में चाहें उस उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। ऐसी मिसालों को जिंदा रखने के योगदान दिया है 50 वर्ष की सुनीता देवी ने। अखबार में अपना नाम और तस्वीर देख सुनीता जी फूले नहीं समा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए,
वह आज से पहले कभी नहीं आए थे। सुनीता जी मन ही मन सोच रही थी कि जब वह यह बात अपने बेटे बहुओं को बताएंगी और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फोटो दिखाएंगी तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ को पढ़ाई लिखाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वे लोग आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे मुझ पर, और सोचते ही वे अंदर ही अंदर उत्साहित होती रही। सुनीता जी से अब इंतजार न किया जा रहा था। शाम को सब बेटे बहू घर आए तो सुनीता जी ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा सुरेश अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी त्योरियां चढ़ गई। माँ, यह सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती है? पहले भी आपको यही बात समझाई थी कि यह सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी इतने दिनों में माँ जी फोन पर क्या कर रही हैं? तो यह गुल खिला रही थी आप? बहू, थोड़ा तमीज से बात करो। यह कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? सुनीता जी ने विरोध जताया। बड़ी बहू, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तुम मुझे इसी बात के ताने दिया करती थी। अब यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम लोग तो नौकरी पर चले जाते हो, मैं पीछे घर का सारा काम निपटा कर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। अपने यह ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरा करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए मैंने अपने ख्वाबों को भी भूल गई। तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखी। मैंने जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई। मैं आंसुओं से भरी आंखें लिए सुनीता जी रूंधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं इसके आगे बीएड की पढ़ाई भी करूंगी। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतने पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, माँ, अगर आपको यह सब काम करने हैं तो आप कहीं और जाकर कीजिए। यह तमाशा अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज़ रिपोर्टर सुनीता जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुंच गए और सुनीता जी से प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप इसके बाद क्या करने का सोच रही हैं? तो सुनीता जी ने कहा, मैं आगे बीएड की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार था। सब बेटे बहू भी घर पर थे। अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कुछ न बोले। लेकिन जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर्स निकले अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ, आखिर यह तमाशा कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा सुरेश बोला तो सुनीता जी ने जवाब दिया, बस कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं। बेटे बहू बड़ी हैरानी से सुनीता जी की तरफ देख रहे थे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन अगले ही पल सुनीता जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर रहूं। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है और मैं 10 दिन में इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। सुनीता जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अकेले और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। यह सुनकर बेटे बहू हैरान रह गए, लेकिन कुछ करने में असमर्थ थे क्योंकि मकान सुनीता जी के नाम पर ही था। सुनीता जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गईं। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। सुनीता जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर
देख रही थी। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सुनीता कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, यह थी एक दुख भरी माँ की कहानी, जिसे खुद के ही बहू बेटों ने ताने कस कस के परेशान करके रख दिया था। माता पिता अपने सपनों को भुला देते हैं, अपने बच्चों की सफलता को ही अपनी सफलता मानते हैं। बच्चों का कर्तव्य है कि उनकी इच्छाएं और उनके सपनों का मान रखें, उनसे इज्जत से पेश आए। आपके घरों में भी माता पिता हैं, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि माता पिता आशीर्वाद के साथ बहुत सारी बलाओं को भी टाल देते हैं।